जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से। क्या चीज बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर क्या चीज समान अध्ययन का चल रहा है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक कर चुके हैं दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करना। आशा करते हैं दोस्तों ये सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों, और याद रखिएगा ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग दोस्तों क्या चीज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करते हैं। 3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, क्या चीज कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त होने का सम्मान प्राप्त है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है क्वेश्चन में दोस्तों, क्या चीज कि कौन ऐसा वैज्ञानिक है दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक है दोस्तों, क्या चीज जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया है और क्या चीज भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों, मतलब किया जा चुका है दोस्तों। क्या चीज का नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिला था। दोनों किसे मिला दोस्तों, तो किसे मिला तो डॉक्टर CV रामन को मिला है दोस्तों। और नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया दोस्तों इनको, तो क्या कौन सा क्षेत्र में, तो भौतिकी के क्षेत्र में। याद रखिएगा कौन से क्षेत्र में, तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। कब दिया गया दोस्तों नोबेल पुरस्कार, तो 1930 ईस्वी में। याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार इन्हें कब दिया गया, तो कब दिया गया 1930 ईस्वी में। और इन्हें नोबेल पुरस्कार किस चीज के लिए दिया गया दोस्तों, तो भौतिकी के लिए। भौतिकी में क्या चीज रामन प्रभाव के कारण, रामन प्रभाव के खोज के कारण। याद रखिएगा दोस्तों रामन प्रभाव के खोज के कारण, रामन प्रभाव के खोज के कारण इन्हें क्या चाहिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों। आइए दोस्तों भारत रत्न जानते हैं इन्हें। भारत रत्न कब दिया गया, भारत रत्न कब दिया गया दोस्तों, तो कब दिया गया, तो 1954 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों कब, तो 1954 ईस्वी में इन्हें क्या चाहिए भारत रत्न दिया गया दोस्तों। और 1930 ईस्वी में इन्हें क्या चाहिए नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों। और नोबेल पुरस्कार दिया कब से जा रहा है दोस्तों, इसका स्थापना कब हुआ था, मतलब कब से दिया जा रहा है नोबेल पुरस्कार, तो कब से दिया जा रहा है, तो 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। याद रखिएगा 1901 ईस्वी से क्या चीज नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है कब से, तो 1901 ईस्वी से। 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है दोस्तों। और किनके जन्म तिथि पर दिया जाता है दोस्तों, जन्म तिथि नहीं सॉरी, किनके मरणोपरांत पर दिया जाता है दोस्तों, तो किन पे, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। किनके नाम पर दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है ये पुरस्कार। किसके नाम पर, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर और नोबेल के नाम पर। और क्या चीज दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन पूछता है क्या चीज कि नोबेल पुरस्कार दिवस, नोबेल पुरस्कार दिवस कब मनाया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 10 दिसंबर को। यही 10 दिसंबर 1986 को, क्या चीज यही 10 दिसंबर 1986 नहीं दोस्तों, क्या चीज 10 दिसंबर 1886 को किनका मृत्यु हो गया था, अल्फ्रेड नोबेल का। वही 10 दिसंबर उसी दिन से क्या चीज दोस्तों 1901 से, इसीलिए 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 10 दिसंबर के डेट के दिन ही क्या चीज अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी, उसी के कारण 10 दिसंबर को क्या चीज मनाया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। क्या चीज बोल रहा है कि किस द्वीप का प्राचीन नाम क्या चीज सैंडविच द्वीप है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं दोस्तों पहले भी। क्या चीज कि सैंडविच द्वीप के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों, जाना जाता था, तो कौन द्वीप, तो हवाई द्वीप। कौन सैंडविच द्वीप किसका प्राचीन नाम है दोस्तों, सैंडविच द्वीप का प्राचीन नाम क्या चीज है, तो हवाई द्वीप है दोस्तों। हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ है दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं कहाँ, तो होनोलुलु। आगे हम लोग समझते हैं दोस्तों, पहले समझते हैं क्या चीज कि ये है कहाँ दोस्तों, कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। याद रखिएगा कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में। कहाँ है दोस्तों, तो प्रशांत महासागर में। याद रखिएगा कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। और इसे ही हवाई द्वीप को ही क्या चीज प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है दोस्तों, प्रशांत महासागर का चौराहा। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है,
कहा जाता है दोस्तों, किसको कहा जाता है? तो प्रशांत हवाई द्वीप को कहा जाता है। हवाई द्वीप को क्या कहा जाता है? इसका ऐसे करने का सिंबल क्या चाहिए दोस्तों? मतलब ऊपर वाला लिखा हुआ है, याद रखिए, समझिएगा ये चीज को। क्या चीज? प्रशांत महासागर को चौराहा कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को कहा जाता है। और हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ है दोस्तों? हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ है? राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा, राजधानी कहाँ है? तो कहाँ है? होनोलुलु। याद रखिएगा, होनोलुलु। होनोलुलु कहाँ की राजधानी है? तो कहाँ की? हवाई द्वीप की राजधानी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, कौन सी रेखा? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है दोस्तों। तो कौन सी ये रेखा समझिएगा दोस्तों कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, आगे मकर रेखा किसे कहते हैं और भूमध्य रेखा, ये हम लोग समझ चुके हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में समझाए भी थे कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। तो क्या चीज? ये तीनों से होकर गुजरने वाली कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? मतलब क्या चीज जिसे होकर क्या चीज पूछ रहा है दोस्तों कि वह एक कौन सा महाद्वीप है, मतलब कौन सा महाद्वीप से ये तीनों होकर गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा भी और भूमध्य सागर भी, भूमध्य रेखा भी और मकर रेखा भी। तो कौन सा द्वीप है दोस्तों? तो अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप है ना दोस्तों, जो कर्क रेखा, क्या चीज दोस्तों? कर्क रेखा। सोचिए, तो भूमध्य रेखा को आगे खींचते हैं दोस्तों, क्या चीज? भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं दोस्तों। और मकर रेखा किसको बोलते हैं? तो इधर दक्षिणी हो गया दोस्तों। तो कितना, क्या चीज इसको क्या चीज बोलेंगे? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलेंगे। क्या चीज? दक्षिणी अक्षांश को क्या चीज बोलेंगे? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या चीज बोलेंगे दोस्तों? क्या चीज? मकर रेखा। याद रखिएगा, मकर रेखा। और 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया दोस्तों, ये साउथ हो गया। 23.5 डिग्री नॉर्थ में को क्या चीज बोलेंगे? तो कर्क रेखा। याद रखिएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या चीज बोलते हैं? तो कर्क रेखा। और यही कर्क रेखा दोस्तों जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है दोस्तों, यहाँ महाद्वीप है दोस्तों, यही अफ्रीका महाद्वीप का क्या चीज? ये तीनों लाइन होकर गुजरती है। कौन कौन? तो कर्क रेखा भी, भूमध्य रेखा भी और क्या चीज? मकर रेखा भी। याद रखिएगा। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो 7 है दोस्तों, जिसमें एक अफ्रीका है दोस्तों, एशिया है, दूसरा याद रखिएगा अफ्रीका है, एशिया है। एशिया दोस्तों क्या चीज? एशिया से याद रखिएगा क्या चीज कि सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा दोस्तों? तो कौन सा? तो एशिया महाद्वीप। याद रखिएगा। और उत्तरी अमेरिका, यूरोप हो गया दोस्तों। और हम लोग पांचवा याद रखिएगा दोस्तों, पांचवा क्या चीज? उत्तरी अमेरिका हो गया। दक्षिणी अमेरिका याद रखिएगा, क्या चीज? दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और याद रखिएगा दोस्तों, छठा महाद्वीप का नाम क्या चीज? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को याद रखिएगा दोस्तों। और क्या चीज याद रखिएगा? 7वां ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। क्या चीज? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है दोस्तों, सबसे छोटा। याद रखिएगा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा तो कौन है? तो एशिया। याद रखिएगा। 7 महाद्वीपों की संख्या कितना है दोस्तों? तो 7। और कर्क रेखा दोस्तों, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो कौन कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा दोस्तों। भारत में क्या चीज? भारत में कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
याद रखिएगा। और कर्क रेखा बोलते हैं किसको, तो क्या चीज भूमध्य रेखा से, मध्य रेखा से क्या चीज 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या चीज बोलते हैं, तो कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा, याद रखिएगा दोस्तों। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और याद रखिएगा इसमें क्या चीज कि कर्क रेखा को कौन सी नदी है दोस्तों जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी, काटने वाली नदी 2 बार काटने वाली नदी कौन है दोस्तों कर्क रेखा को, तो कौन नदी है दोस्तों, तो माही नदी दोस्तों, जो भारत की ही नदी है दोस्तों। 2 बार काटने वाली नदी कौन सा है, तो माही नदी है दोस्तों। और मकर रेखा को 2 बार कौन काटता है दोस्तों, 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली, 2 बार काटने वाली नदी कौन सी नदी है दोस्तों, 2 बार काटती है कौन सी नदी मकर रेखा को, तो लिम्पोपो नदी क्या थी दोस्तों, मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी दोस्तों, याद रखिएगा इतना। महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो 7 है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी का संगम पर स्थित है दोस्तों, तो टिहरी बांध किस नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों, तो टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी और भिलांगना पर। किसकी पर है दोस्तों, तो भागीरथी और भिलांगना पर, याद रखिए भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर मिलकर बनती है दोस्तों कौन सा बांध, तो टिहरी बांध। टिहरी बांध कौन सा नदी पर बनती है दोस्तों, तो भिलांगना और कौन से, तो भागीरथी। टिहरी बांध है दोस्तों कहाँ, तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड में। कौन टिहरी बांध कहाँ है दोस्तों, तो उत्तराखंड में। और याद रखिएगा बांधों को दोस्तों क्या चीज कि सरदार सरोवर बांध, क्या चीज बोल रहा है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कहाँ है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो कहाँ, गुजरात में, याद रखिएगा कहाँ है, तो गुजरात में। और ये किस नदी पर है दोस्तों, कौन सी नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर, याद रखिएगा कौन सी नदी पर, तो नर्मदा नदी पर, याद रखिएगा कौन सी नदी, तो नर्मदा नदी पर है दोस्तों। और याद रखिएगा क्या चीज कि कोयना बांध कहाँ है दोस्तों, कोयना बांध कहाँ है दोस्तों, तो कहाँ है, महाराष्ट्र में दोस्तों, कहाँ है, महाराष्ट्र में। और किस नदी पर है दोस्तों, तो कोयना बांध किस नदी पर है दोस्तों, तो कोयना नदी पर, याद रखिएगा कौन सी नदी, तो कोयना नदी पर। कौन सी नदी पर है, कोयना बांध, तो कोयना नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध, याद रखिएगा दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध ये कहाँ है दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, तो सतलुज नदी पर। कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध। और किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर, तो सतलज नदी पर। कौन सी नदी, तो सतलज नदी पर है। और याद रखिएगा दोस्तों टिहरी बांध कहाँ है दोस्तों, टिहरी बांध कहाँ है, तो उड़ीसा में, याद रखिएगा कहाँ है टिहरी बांध, तो उड़ीसा में। कौन टिहरी बांध कहाँ है दोस्तों, तो उड़ीसा में। हीराकुंड, याद रखिएगा दोस्तों, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कहाँ है दोस्तों, तो उड़ीसा में, याद रखिएगा दोस्तों। हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है दोस्तों, तो कौन सी नदी, तो महानदी पर, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है। और कहाँ है दोस्तों हीराकुंड बांध, तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप के अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया दोस्तों। मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, उस समय क्या हुआ था, यूरोप की स्थिति मतलब अर्थव्यवस्था दोस्तों वो गड़बड़ा गई थी दोस्तों, मतलब लो हो गई थी, नीचे हो गई थी। तो उससे पुनर्जीवित करने के लिए, मतलब उसे उठाने के लिए दोस्तों, तो किसने मदद की थी दोस्तों, किसने सहायता की थी, तो अमेरिका ने, याद रखिएगा किसने, तो अमेरिका ने। और उस समय याद रखिएगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था दोस्तों, तो कौन था, अमेरिका का राष्ट्रपति दोस्तों, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति
उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था दोस्तों उस समय? तो कौन था? वुडरो विल्सन। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? तो वुडरो विल्सन था। याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम युद्ध के समय राष्ट्रपति कौन था अमेरिका का? तो विश्व युद्ध के समय तो कौन था? तो वुडरो विल्सन था। याद रखिएगा दोस्तों। और हम लोग इसमें याद रख सकते हैं दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, कब स्टार्ट हुआ था? तो कब हुआ था? 1914 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, और चला कब तक था? तो 1918 तक। और हम लोग इसमें जान सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो हुआ किसके किसके बीच हुआ था? तो दो राष्ट्र था दोस्तों। एक तरफ कौन सा राष्ट्र दो पार्ट में बटा हुए थे? तो कौन सा पार्ट में? तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। हम लोग आगे मित्र राष्ट्र को देखते हैं दोस्तों कि मित्र राष्ट्र में कौन थे, कौन कौन किसके किसके बीच हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। याद रखिएगा, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, मित्र और धुरी राष्ट्र के बीच में हुआ था दोस्तों। क्या चीज? पहला किसके किसके बीच हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में। और हम लोग इसमें याद रखते हैं दोस्तों क्या चीज कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल थे दोस्तों? तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? इसमें कौन से देश थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, फ्रांस थे दोस्तों। और कौन से देश थे दोस्तों? तो रूस थे। याद रख सकते हैं, रूस थे। और कौन से थे? तो यूएसए थे। और कौन से थे दोस्तों? तो कौन थे? ब्रिटेन थे। याद रखिएगा, ब्रिटेन। ये रूस यूएसए है दोस्तों, मतलब अमेरिका बाद में शामिल हुआ था दोस्तों। कब? 1917 में। 14 में युद्ध हुआ था, लेकिन अमेरिका बाद में शामिल हुआ था। कब? 1917 में। याद रखिएगा। और धुरी राष्ट्र की तरफ कौन कौन सा देश शामिल था दोस्तों? तो कौन सा थे धुरी राष्ट्र की तरफ दोस्तों? धुरी राष्ट्र की तरफ तो कौन? जर्मनी थे दोस्तों। और कौन सा देश था दोस्तों? तो ऑस्ट्रिया था दोस्तों, ऑस्ट्रिया। और कौन कौन सा थे दोस्तों? तो ऑस्ट्रिया और क्या चीज? तो ऑस्ट्रिया। और कौन सा देश थे दोस्तों? हंगरी, वियना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और वियना। और याद रखिएगा दोस्तों, और क्या चीज याद रख सकते हैं? ओटोमान साम्राज्य। क्या चीज? ओटोमान साम्राज्य किसके किसके बीच में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के तरफ से कौन कौन सा देश थे? तो फ्रांस, रूस और यूएसए। और धुरी राष्ट्र के तरफ से जर्मनी, ऑस्ट्रिया और क्या चीज? ओटोमान साम्राज्य और वियना। याद रखिएगा दोस्तों, कौन कौन से थे? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और वियना थे दोस्तों। याद रखिएगा। और क्या चीज? एक और लिखा था दोस्तों अभी, क्या चीज? हंगरी। याद रखिए कौन? तो हंगरी थे। याद रखिएगा इतना। और हम लोग इसमें समझ सकते हैं दोस्तों क्या चीज कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? ये भी पूछता है दोस्तों ऐसे कि प्रथम विश्व युद्ध का युद्ध होने का तत्कालीन कारण किसे माना जाता है दोस्तों? तो तत्कालीन कारण। तो प्रथम विश्व युद्ध के होने का तत्कालीन कारण याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज? तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण किसे माना जाता है दोस्तों? तो किसे माना जाता है? उस समय कौन था दोस्तों? ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। कौन? ऑस्ट्रिया का राजकुमार। ऑस्ट्रिया का राजकुमार कौन था? तो आर्कड्यूक फर्डिनेंड। कौन? आर्कड्यूक फर्डिनेंड। वही दोस्तों, यही आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या को दोस्तों, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या दोस्तों। इसकी हत्या कहाँ हुई थी दोस्तों? तो सेरोजोवा में। कहाँ हुई थी? सेरेजोवा में हुई थी इसकी हत्या। आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कहाँ हुई थी? तो सेरोजोवा में। यही ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्कड्यूक की हत्या कर दी गई थी दोस्तों। इसी को क्या चीज? तत्कालीन कारण माना जाता है। क्या चीज का? 1914 से 18 के बीच में चले प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? तत्कालीन कारण किसे माना जाता है? तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड का हत्या को दोस्तों। याद रखिएगा। और किसके किसके बीच हुआ है प्रथम विश्व युद्ध? तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र
मित्र राष्ट्र में कौन थे? फ्रांस, रूस, यूएसए, और कौन धुरी राष्ट्र में? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमान साम्राज्य। और हम लोग याद रख सकते हैं दोस्तों इसमें क्या चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ है दोस्तों? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ है? तो 1939 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। कब तक चला था? तो 1945 तक। याद रखिएगा कहाँ से कब से कब तक? 1939 से लेके 1945 तक चला था। इसका तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? तत्कालीन कारण याद रखिएगा, तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों इस युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तो क्या था? पोलैंड द्वारा जर्मनी पर क्या चीज? आक्रमण। याद रखिएगा पोलैंड द्वारा जर्मनी पर आक्रमण कर दिया गया था दोस्तों। यही क्या चीज? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा क्या चीज बोल रहा है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है दोस्तों। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या किस अनुसूची में लिखा गया दोस्तों? सदस्यों के बारे में, राज्यसभा के सदस्यों के बारे में तो किस अनुसूची में लिखा गया? तो अनुसूची 4 में। याद रखिए कौन? चौथी अनुसूची में किस चीज का बात किया गया है तो दोस्तों? तो राज्यसभा के सदस्यों के सीटों के बारे में दोस्तों। याद रखिएगा। अब हम लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो बिहार से रिलेटेड याद रखिएगा सीटों की संख्या। बिहार में राज्यसभा के सीटों की संख्या याद रखिएगा। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो बिहार में क्या चाहिए दोस्तों? यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या चाहिए? छूट गया है क्या चाहिए? बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या। तो बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? तो 16 है। याद रखिएगा राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 है दोस्तों। और याद रखिएगा बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या तो लोकसभा के सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? तो 40। और याद रखिएगा दोस्तों बिहार में विधानसभा क्या चीज? विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? कुल अधिकतम सीटों की संख्या हम लोग लिख रहे हैं दोस्तों। तो विधानसभा की कुल कितनी है? तो 243। याद रखिएगा दोस्तों कितना है? तो 243। और बिहार में विधान परिषद की क्या चीज? बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कितनी है? तो बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो 75 सीट है दोस्तों बिहार में विधान परिषद की। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 16। और लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? 40। विधानसभा का 243। अब विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? तो 75 है दोस्तों। याद रखिएगा। और क्या चीज पढ़ा रहा था दोस्तों कि इसका वर्णन जो सीटों की संख्या दोस्तों किस अनुसूची में है? तो चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया दोस्तों। अनुसूची की बात आता है दोस्तों तो मूल संविधान में क्या चीज? मूल संविधान में अनुसूची की संख्या दोस्तों, अनुसूची की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 8। अभी बढ़कर कितनी हो गई है दोस्तों? अभी वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है? वर्तमान में कितनी है दोस्तों? वर्तमान में लिख लीजिएगा। वर्तमान में कितनी है? तो 12 अनुसूची है दोस्तों। 4 अनुसूची कौन कौन सी बढ़ी है दोस्तों? वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रखिएगा। पहला 9वां बढ़ा था दोस्तों कौन? भूमि सुधार। 10वां दल बदल। 11वां नगर पंचायत। और 12वां कौन सा दोस्तों?
तो सॉरी 11वां कौन सा दोस्तों, तो पंचायती राज, और 10वां का 12वां कौन सा था दोस्तों, तो नगर पंचायत। फिर से बोल देते हैं दोस्तों, नगर भूमि सुधार पहला संविधान संशोधन द्वारा जुटा है, और 10वां अनुसूची में क्या चीज, दल बदल, जो 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जुटा है दोस्तों। और हम लोग जानेंगे क्या चीज 11वीं अनुसूची में क्या जुटा है, तो पंचायती राज को जोड़ा गया दोस्तों। और इसे कब जोड़ा गया, तो 93 संविधान संशोधन कब, तो कब 1993 में दोस्तों। और हम लोग जानेंगे कि नगर पंचायत दोस्तों जो 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया, केमा संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, क्या चाहिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था दोस्तों, पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों कब लिया था, तो 11 फरवरी 1922 को लिया था। कब लिया था, तो 11 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन चालू कब किया था दोस्तों, तो कब हुआ था, 1 अगस्त, कब 1 अगस्त कब 1920 को चालू हुआ था दोस्तों। किसके द्वारा चालू किया गया था दोस्तों, तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी, यहाँ लिखा ही है दोस्तों, क्या चीज, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था दोस्तों। कब, तो 1 अगस्त 1920 को। तो इसे 11 फरवरी 1922 को मतलब वापस क्यों ले लिया दोस्तों, क्यों ले लिया गया, पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों इसमें कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चला, तो ये क्यों चला दोस्तों, तो क्यों चला, क्योंकि उससे पहले 1920 से पहले क्या चीज हुआ था दोस्तों, नाम सुने होंगे, रॉलेट एक्ट के नाम से कानून आया था दोस्तों। क्या चीज, रॉलेट एक्ट कानून। वो कब आया था दोस्तों, तो मार्च 1919 को, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब आया था दोस्तों, 1919 में। कब, 1919 में, कब, मार्च में दोस्तों, याद रखिएगा, मार्च में। ये ऐसा कानून था दोस्तों, ये ऐसा कानून था रॉलेट एक्ट, क्या चीज था, ये ऐसा कानून था रॉलेट एक्ट, क्या चीज, इसमें क्या होता था रॉलेट एक्ट में कि बिना अपील, बिना दलील यानी और बिना वकील, मतलब बिना कुछ किए, अगर जिसे अगर संदेह हो रहा था अंग्रेज को कि ये मतलब इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ये हमारे नज़र में गलत है, तो उसे अंग्रेज अपने मतलब धीरस्थ में ले रही थी, उसे अपने अंडर में ले रही थी दोस्तों। हर एक आदमी को मतलब कैद कर लिया जा रहा था, तो इसे काला कानून भी क्या कहा गया दोस्तों, किसे, काला कानून, तो रॉलेट एक्ट को। तो इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। इसी के लिए, यही कानून के लिए मीटिंग के लिए सब अमृतसर में जो जालियांवाला बाग जो है बागीचा दोस्तों, उसी में सब मीटिंग करने के लिए गए थे दोस्तों। कब, अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ दोस्तों। क्या चीज, जालियांवाला बाग हत्याकांड। खिलाफत आंदोलन चला था दोस्तों इसके बाद, खिलाफत आंदोलन कब, 1920 में दोस्तों, याद रखिएगा। तो यही सब को देखते हुए गांधी जी मतलब नाखुश हो गए। नाखुश होने के कारण ही मतलब इन्हीं सब चीज के विरोध में दोस्तों, यही सब के विरोध के लिए अंग्रेजों के खिलाफ क्या चीज, असहयोग आंदोलन चलाया गया। कब, तो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया दोस्तों। तो इसे वापस क्यों ले लिया गया दोस्तों, इसकी कहानी सुनिए कि ये 5 फरवरी 1922 को एक कांड होता है दोस्तों, चौरा चौरी कांड। 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी याद रखिएगा दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ दोस्तों, चौरा चौरी कांड हुआ दोस्तों। तो इस कांड में क्या हुआ था, क्या चीज हुआ था कि जो गांधी जी के सहयोगी थे दोस्तों, ये कहाँ, तो चौरा चौरी स्थान पर एक यूपी के
यूपी के एक चौराचारी स्थान पर दोस्तों क्या चीज वहाँ एक थाना था दोस्तों, उस थाना में आग लगा दिया गया था। तो किसके द्वारा? तो जो गांधी जी के जो आंदोलन में सहयोगियों द्वारा, जो असहयोग आंदोलन के क्या चीज जो सहयोग कर रहे थे असहयोग आंदोलन में, उन्हीं के लोग के द्वारा क्या चीज तो क्या चीज में आग लगा दिया गया था थाना में। और 1921 में ही दोस्तों क्या चीज 5 फरवरी 1919 को जो आग लगने के कारण कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों अंग्रेजों की? तो कितना? तो 21 लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, 21 लोगों की मृत्यु। और उस दिन से ये आंदोलन क्या चीज हो गया दोस्तों? अहिंसक हो गया। मतलब मार काट पीट के मतलब अति पर गांधी जी का कहना क्या चाहिए था दोस्तों कि हम आंदोलन करेंगे लेकिन शांतिपूर्वक रूप से, हिंसक रूप से। याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज शांतिपूर्ण से करेंगे, याद रखिएगा। इसीलिए 11 फरवरी 1922 को क्या चीज असहयोग आंदोलन गांधी जी इसी चीज से नाराज होकर वापस ले लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देने का अनिवार्य किया जाएगा दोस्तों? ये क्या चीज बोल रहा है दोस्तों कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर दोस्तों सहमति देने का अधिकार मिला है दोस्तों? तो किस आर्टिकल के तहत मिला है दोस्तों? तो किस संविधान संशोधन के तहत मिला है दोस्तों? तो किस संविधान के तहत संशोधन के तहत? तो संविधान संशोधन कितना? 24वां संविधान संशोधन, 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। याद रखिएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके द्वारा क्या चीज हुआ है दोस्तों? इसे मिनी संविधान कहा जाता है दोस्तों, मिनी संविधान बोला जाता है दोस्तों, मिनी संविधान बोला जाता है, याद रखिएगा। मिनी संविधान बोला जाता है दोस्तों। क्या चीज? मिनी संविधान। मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया दोस्तों, मूल कर्तव्य कितना? भाग 4 के ए में जोड़ा गया। क्या चीज? मूल कर्तव्य को कैसे को जोड़ा गया दोस्तों? कितना? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। इसके द्वारा क्या हुआ दोस्तों? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया दोस्तों, संपत्ति का अधिकार को हटाया गया है, और क्या चीज? 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया दोस्तों, और इसे क्या चीज? कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्तों। क्या चीज? कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसे कानूनी अधिकार कितना आर्टिकल में जोड़ दिया गया दोस्तों? तो आर्टिकल 300 के क्या में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1916 में, याद रखिएगा। और पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में क्या चाहिए दोस्तों? वर्तमान में क्या चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो न्यायाधीश कौन है? कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो कौन है? तो विनोद चंद्रन है दोस्तों। कौन है? विनोद चंद्रन है दोस्तों, याद है। विनोद चंद्रन के क्या चाहिए दोस्तों? तो पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभी कौन है? तो विनोद चंद्रन है दोस्तों, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में पहला बार दोस्तों, पहला उच्च न्यायालय की स्थापना। अभी वर्तमान में उच्च न्यायालय की कितनी उच्च न्यायालय है दोस्तों भारत में? तो 25 उच्च न्यायालय है। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय है। और पहला उच्च न्यायालय कहाँ का उच्च न्यायालय स्थापना हुआ था दोस्तों? पहला हाईकोर्ट कहाँ का स्थापना हुआ था? तो कहाँ का? तो कलकत्ता का। उसी समय दोस्तों कब हुआ था? कलकत्ता में कब हुआ था? 1862 में। 1862 में हुआ था दोस्तों। इसी समय 1862 में और क्या चीज कहाँ का उच्च न्यायालय का हुआ था? तो मुंबई दोस्तों, मुंबई मद्रास उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय, ये तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1862 में, याद रखिएगा। अभी याद रखिएगा दोस्तों। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों। नेक्स्ट में क्या चाहिए है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है कि ये क्या चीज? राज्यों का संघ है। याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज? कि राज्यों का संघ है। ये किस आर्टिकल में दोस्तों लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 1 में ही है दोस्तों, आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है दोस्तों। क्या चीज? कि भारत राज्यों का संघ है दोस्तों। क्या चीज? भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों कि
कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, आम चुनाव के बाद क्या चीज प्रोटेम स्पीकर किससे कहा जाता है दोस्तों? क्या चीज प्रोटेम स्पीकर लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा द्वारा थोड़ी ना चुने जाते हैं दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर, पहले प्रोटेम स्पीकर समझते हैं दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर किसे बोलते हैं? जब चुनाव होता है दोस्तों, और चुनाव होकर के जैसे ही जब नवनिर्वाचित मतलब नए नए सब सांसद होते हैं दोस्तों, तो उस समय तो कोई तो लोकसभा का अध्यक्ष होता नहीं है दोस्तों। जब लोकसभा में चुना करके सब सांसद जाते हैं दोस्तों, लोकसभा का जब चुनाव होता है तो सांसद लोग चुनाते हैं लोकसभा के चुनाव में, तो वही सांसदों में से जो वरिष्ठ होते हैं उसी को क्या चाहिए कुछ देर के लिए मतलब पहली बैठक में ही क्या चाहिए पहली बैठक में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें क्या चाहिए नियुक्त किया जाता है दोस्तों। ये खास करके वरिष्ठ जो सांसद होते हैं उसे नियुक्त किया जाता है। याद रखो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन? तो प्रोटेम स्पीकर। याद रखिएगा दोस्तों, जैसे अभी 2024 में जो चुना हुआ दोस्तों, वो किससे चुना गया? प्रोटेम स्पीकर। इसमें 2024 में किसे चुना गया था? प्रोटेम स्पीकर। तो किसे चुना गया था? तो भृतहरि महताब को। याद रखिएगा दोस्तों, भृतहरि महताब को क्या चीज चुना गया था? भृतहरि महताब को 2024 का में प्रोटेम स्पीकर चुना गया था दोस्तों। याद रखिएगा। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता। संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देती है दोस्तों? तो इस किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो किस आर्टिकल में अनुच्छेद पूछ रहा है दोस्तों कि उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति दोस्तों। अधीक्षण की शक्ति किस आर्टिकल में है दोस्तों? हम लोग पढ़े भी आर्टिकल में कि किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 227 में दोस्तों। कितना? 227 में। 226 में हम लोग क्या पढ़े हैं दोस्तों? 226 में कि मूल अधिकार को संरक्षक के लिए क्या चीज मूल अधिकार के संरक्षण के लिए दोस्तों, संरक्षण के लिए कुछ हाई कोर्ट, संरक्षण के लिए हाई कोर्ट क्या चीज रीट जारी करती है दोस्तों। कितनी तरीका से? 5 रीट जारी करती है। 5 तरीका से रीट जारी करती है दोस्तों। करती है किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 226 के तहत। याद रखिएगा। और आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों, आर्टिकल 32 के तहत कौन करता है दोस्तों? तो सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट क्या चीज करता है? तो मूल अधिकार का संरक्षण के लिए रीट जारी करता है। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 226 के तहत कौन करता है? तो हाई कोर्ट करता है। नेक्स्ट चलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्या चाहिए है कि व्यापार घाटा उस स्थिति को वर्णन करता है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है कि व्यापार में घाटा किस स्थिति को वर्णन करता है दोस्तों? तो ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है कि वस्तुओं का निर्यात और उसके आयात से अधिक होता है दोस्तों। तो ये नहीं होगा दोस्तों। और दूसरा क्या चीज बोल रहा है दोस्तों कि वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है दोस्तों। जब वस्तु क्या चीज बोल रहा है कि वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है दोस्तों। अगर क्या चीज बोल रहा है कि आयात से अधिक अगर हम लोग निर्यात कर ले दोस्तों, तो क्या चीज होता है कि व्यापार में घाटा का वर्णन मिलता है दोस्तों। याद रखिएगा। इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा? तो आंसर ट्रू वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि आधार दर वह है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकती है दोस्तों। बैंक के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है दोस्तों? तो आधार दर ऐसा एक दर है दोस्तों जो बैंक किसी को उधार देने के लिए है। जो बैंक होता है दोस्तों, ये एक तरीका से क्या चीज आधार दर याद करता है, रेट जारी करता है। मतलब रेट, ये वही दर पर किसी को ब्याज देगा दोस्तों, मतलब पैसा देगा तो उसी दर पर देगा। तो दर जारी कौन करता है दोस्तों? तो भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? तो RBI। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1 अप्रैल कितना को? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसका? तो शक्तिकांत दास। याद रखिएगा दोस्तों, शक्तिकांत दास क्या चाहिए दोस्तों? तो क्या चाहिए? भारतीय रिजर्व बैंक के अभी अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन दोस्तों। सुकुमार सेन क्या चीज थे? तो भारत के सर्वप्रथम मुख्य
चुनाव आयुक्त थे दोस्तों। हम लोग निर्वाचन आयोग के द्वारा मुख्य चुनाव इसी को बोलते हैं दोस्तों निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग याद रखिएगा दोस्तों, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को, याद रखेगा। और किस आर्टिकल के तहत होता है गठन दोस्तों? तो किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 324 के तहत, याद रखेगा। आर्टिकल 324 के तहत क्या चीज? निर्वाचन आयोग का गठन होता है। कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को। और ये कैसा, कितने सदस्यीय कमेटी है दोस्तों? तो ये 3 सदस्यीय कमेटी संस्था है दोस्तों। क्या चीज? 3 सदस्यीय होता है दोस्तों, 3 सदस्यीय होता है दोस्तों, 3 सदस्यीय। जो अभी 3 सदस्यीय कब कर दिया गया दोस्तों? बहुउद्देशीय। जब यह स्टार्टिंग में जब गठन हुआ था दोस्तों, उस समय 1 सदस्यीय था। और ये बहुउद्देशीय कब कर दिया गया? कब किया गया? बहुउद्देशीय मतलब 3 सदस्य कब कर दिया गया दोस्तों? तो कब किया गया? तो 1989 में, याद रखिएगा। 1989 में कब क्या चीज कर दिया गया? बहुउद्देशीय कर दिया गया दोस्तों। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? जो निर्वाचन आयोग के मुख्य होते हैं दोस्तों, 3 सदस्यों में एक मुख्य होते हैं और 2 अन्य होते हैं दोस्तों। तो उसका निर्वाचन कौन करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों। उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और एक आर्टिकल और याद रखिएगा दोस्तों, निर्वाचन आयोग से ही संबंधित है, आर्टिकल 326 जो वयस्क मताधिकार। किस आर्टिकल में दोस्तों? वयस्क मताधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 326 में। किस चीज का वर्णन है? तो वयस्क मताधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों? कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना तो किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर द्वारा। कब किया गया था दोस्तों? तो 1930 में। कब किया गया था? तो 1930 में किया गया था दोस्तों। तो किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन में, याद रखिएगा। नागपुर अधिवेशन में किया गया था। नागपुर अधिवेशन में किया गया था दोस्तों। कब? 1930 में। ज्योतिबा फुले दोस्तों, ज्योतिबा फुले द्वारा क्या चीज? सत्य शोधक समाज, याद रखिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? तो ज्योतिबा फुले। लाला लाजपत राय, ये क्या चीज? साइमन गो बैक का नारा दिए थे दोस्तों 1927 में। साइमन कमीशन के लिए ये इनकी महत्वपूर्ण योगदान थे दोस्तों, साइमन कमीशन को बाहर फेंकने में, याद रखिएगा। इन्होंने ही साइमन कमीशन का पर बहुत ही जोरों शोरों से विरोध किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई दोस्तों? सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है? तो मुंडको उपनिषद से। कहाँ से ली गई है? मुंडको उपनिषद से। कुल उपनिषदों की संख्या दोस्तों बताइएगा। कुल उपनिषदों की संख्या क्या चीज? कुल उपनिषदों की संख्या कुल उपनिषदों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो कितना है? 108। और उपनिषद को ही हम लोग क्या चीज बोलते हैं दोस्तों? क्या चीज? वेदांग बोलते हैं। वेदांग को ही क्या चीज? वेदांग को ही क्या चीज? उपनिषद बोला जाता है। चाहे उपनिषद बोलिए चाहे वेदांग बोलिए दोस्तों, याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा दोस्तों इसमें कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से। और इसमें एक याद रखिएगा, यम एवं इस क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, यम एवं नचिकेता का संवाद, यम एवं नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में मिलता है दोस्तों? तो किस उपनिषद में मिलता है? तो कंठो उपनिषद में, याद रखिएगा। कंठो उपनिषद में, याद रखिएगा। कौन सा उपनिषद में? तो कंठो उपनिषद में। कंठो उपनिषद में मिलता क्या चीज? यम एवं नचिकेता का संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो कंठो उपनिषद में। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है दोस्तों। और वेदांग उसी को बोलते हैं दोस्तों। उपनिषद को ही क्या चीज? वेदांग बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो
उदयन थे। कौन थे? तो उदयन थे। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? उदयन थे दोस्तों। उदयन कौन सा वंश के थे दोस्तों? तो हर्यक वंश से थे। किस वंश से रिलेटेड थे? तो हर्यक वंश से। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? संस्थापक याद रखिएगा, हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे संस्थापक? याद रखिएगा दोस्तों, संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। याद रखिएगा दोस्तों, बिंबिसार। बिंबिसार कची हर्यक वंश के संस्थापक थे दोस्तों। और बिंबिसार का पुत्र कौन था दोस्तों? बिंबिसार का पुत्र याद रखिएगा, बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु। और अजातशत्रु का पुत्र कौन था दोस्तों? अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र कौन था? तो उदयन था। याद रखिएगा, उदयन था दोस्तों। इन्होंने क्या चाहिए? बिंबिसार के पुत्र कौन था? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन था। उदयन ने क्या चाहिए? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी दोस्तों। इसने राजधानी मगध साम्राज्य की दोस्तों कहाँ से? राजगिरी से। कहाँ लाया था? तो पटना लाया था दोस्तों। कहाँ से लाया था? राजगिरी से पटना लाया था। कौन लाया था? तो उदयन द्वारा लाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो कब की गई थी? तो 1897 में की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद द्वारा। स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी दोस्तों। क्या चीज की गई थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा। तो क्या चीज? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी दोस्तों। और ये इससे याद रखिएगा दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन के गुरु का नाम क्या चीज था दोस्तों? रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो क्या था? स्वामी विवेकानंद का गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस। याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस किनके गुरु थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों रामकृष्ण मिशन की? तो 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विशु किस राज्य का नववर्ष का त्योहार है दोस्तों? तो विशु किस राज्य का नववर्ष का त्योहार है? तो किस राज्य का? तो केरल का। एक और याद रखिएगा दोस्तों, बिहू कहाँ का है दोस्तों? तो असम का। बिहू कहाँ का? असम का। बिहू कहाँ का है? असम का। लेकिन विशु कहाँ का है? तो केरल का। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि क्या चाहिए? बिहू कहाँ का है? असम का। और विशु कहाँ है? तो केरल का है दोस्तों। नेक्स्ट चलता है दोस्तों। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं दोस्तों तो इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर क्या चीज इस वीडियो का PDF पा सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या चीज साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। जय हिंद।